नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की धरा उदयपुर में, जिसे हम एशिया का वेनिस भी कह सकते हैं। और वहां पे कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा 13, 14 और 15 मई। जैसे कि जन टीवी पहले ही बता चुका था कि 3 दिन का चिंतन शिविर कांग्रेस करने जा रही है उदयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम तैयारियों का जायजा ले चुके हैं वहां पहले से ही, और विधिवत रूप से इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 6 कमेटियां बना दी गई हैं, और 6 कमेटियों में यानी कि 6 एजेंडे जो हैं वो वहां पे जो चिंतन शिविर में लोग आएंगे, लगभग 300, 400 डेलीगेट्स की संभावना जताई जा रही है, जो देश भर से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वहां पे रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे। और क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां तक सोचने वाली बात है, इसमें एग्रीकल्चर, फाइनेंस यानी कि एक वित्तीय प्रपोजल आ सकता है, पॉलिटिकल आ सकता है, और सबसे बड़ी निगाहें ये टिकी होंगी क्या इस चिंतन शिविर पर पीके प्रशांत किशोर, जो लगातार सोनिया गांधी से टच में, उन्होंने अपना पूरा एजेंडा बताया है कि कांग्रेस को कैसे वो आगे लेके जा सकते हैं। तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा हो सकती है, और उसी पे निगाहें रहेंगी। क्या इस पे पूरे, अगर हम बात करें चिंतन शिविर पर, क्या पीके की कोई छाया दिखाई देगी? तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, और डॉक्टर यश गोयल हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रदीप जी। उदयपुर को ही चुना गया, कोई खास वजह? उदयपुर एक तो हमारी झीलों की नगरी है, सबसे सुंदर डिवीजन है राजस्थान प्रदेश का, और मैं समझता हूं कि जब भारत देश के सभी नेता यहाँ आएंगे तो एक ऐसी जगह चुनी जाती है जहाँ सौंदर्य का एक मोह भी हो, और लोगों को वहां पे घूमने का पर्यटन दृष्टि से भी उनको किया जाए। साथ साथ ही चूंकि गुजरात में भी चुनाव है, तो एक उद्देश्य ये भी है कि गुजरात में चुनाव है, तो चूंकि सबसे नजदीकी हमारा संभाग वही है, तो ये भी एक रहता है कि उस संभाग की स्थितियां और जो प्रदेश आसपास जो चुनावी स्थिति। कांग्रेस के प्रवक्ता खुद बोल रहे कि साहब वो पर्यटन के लिए आ रहे हैं, तो इससे आपको पता लग जाता है कि चिंतन हो रहा है या पर्यटन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है उदयपुर, मानते हैं साहब झीलों की नगरी है, पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये चिंतन शिविर है, इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन पर्यटन के लिए आ रहे हैं या देश के लिए कुछ करेंगे तो वो सोचने का विषय है। अब इनके देखिए, आज मैं आचार्य प्रमोद किशन जी का एक ट्वीट देख रहा था, उसमें उन्होंने एक ट्वीट लिखा है गहलोत जी के लिए, इस्तीफा देने से पहले इस्तीफा देने की धमकी देना पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने जैसा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। आज आचार्य कृष्णन जी, जो कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है, उनका ये ट्वीट करने का मतलब है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि जब गहलोत जी जब उल्टे सीधे बयान देना, उल्टे सीधे कि साहब करौली के अंदर दंगा हुआ तो जेपी नड्डा जी सवाई माधोपुर आए थे इसलिए दंगा हुआ, या हिंदुओं का जो मंदिर है 300 साल पुराना जो गिराना है, या हमारे जो गौशाला है गौशाला को बुलडोजर पे लाना, तो ये सब चीजें उनके हताशा या जी। मैं आ रहा हूं वापस आपके पास में लौटूंगा गर्ग साहब। मैं डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा जी। चिंतन शिविर महत्वपूर्ण एजेंडा होता है किसी भी पार्टी का। किसी में अधिवेशन कहा जाता है, किसी में चिंतन शिविर होता है, किसी में प्रशिक्षण शिविर हो जाता है, किसी में डायलॉग कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लबोलबाब यही है कि पार्टी की आगामी रणनीति को ऐसे शिविर में तय किया जाता है, क्योंकि शीर्ष लीडरशिप होती है वहां पे। पॉलिटिकल एजेंडा आता है वहां पे, एक इकोनॉमिक एजेंडा भी आता है, और भी तरह के जो एजेंडे हो सकते हैं। हाँ, पार्टी को अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, किस फॉर्म पे किया जाएगा। खैर, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं ये इस बात को लेकर कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के बाद ये शिविर हो रहा है। क्या लगता है आपको कि कुछ रूपरेखा ऐसी होगी, या फिर सीनियर लीडर्स को पीके के रूट लाइन से या उनके एजेंडे से, या फिर कहूं कि कांग्रेस में कैसे जान फूंक सकते हैं, वो सब कुछ दिखाई दे सकता है? योगेंद्र जी, ये अभी जो सारी गतिविधियां चल रही हैं आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल जितने भी हैं, वो इस साल के जो असेंबली चुनाव हैं जिसमें गुजरात भी है वो है, और अगले साल के जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो है। इन सबको मिलाकर के सब लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, और इवन ये छोटी छोटी जो आरएलपी हैं, टीएलपी हैं, इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां, ये भी इलेक्शन मोड में आ गई हैं। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इसमें कोई मानने में कोई बुराई नहीं है कि ऐसा हो रहा है। अशोक गहलोत भी अभी वागड़ में
2 सभाएं कर चुके हैं, दूसरी कल उन्होंने 9 दिन के अंदर अंदर 2 सभाएं की हैं। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है, और इसके लिए बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस में अभी सिर्फ अशोक गहलोत मूव कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो वहां मेवाड़ में अब जो चिंतन शिविर हो रहा है वो 9 साल बाद राजस्थान में हो रहा है। पहले हुआ था जब राहुल गांधी और उसको नॉमिनेट किया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राहुल गांधी जी को। और इसी तरह से अब जो हो रहा है वो प्रशांत किशोर तो आ ही रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, कभी श्योर नहीं है, आएंगे तो जरूर, जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है। दूसरा ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष का भी मेरे ख्याल से यहाँ उदयपुर में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ सकता है, अगर इनके इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब तक। तो ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेवाड़ में जो है बीजेपी का अभी होल्ड है ट्राइबल। अभी जो अगर आप चुनाव का थोड़ा सा परिदृश्य देखें, 2018 में 28 सीटें हैं वहां पर, 28 में से 14 बीजेपी के पास हैं, 11 कांग्रेस के पास हैं। 2013 में 25 बीजेपी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी, 1 अन्य के पास थी। तो कांग्रेस और बीजेपी में बागड़ को लेकर के, मेवाड़ को लेकर के, दक्षिण राजस्थान को लेकर के बहुत उठापटक चलती है। और अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया था, पहले भी अपन इस पर चर्चा की थी, SC/ST एक्ट को फंड बनाए थे, 500 करोड़ रुपए उन दोनों को दिए थे। तो सारी जो जैसे बीजेपी की जो एक्सरसाइज है वो ये है कि अलवर, जयपुर से होते हुए दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, इधर टोंक और करौली और ये वाला इलाका, प्लस मेवाड़ का SC/ST वाला जो है उदयपुर का, इन सबको ग्रैब करना चाहते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वोट है। और कहते भी हैं कि उदयपुर में जो ज्यादा जीतता है सीटें वो सरकार भी बना लेता है। पर पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और मीटिंग है, चिंतन शिविर है, मुद्दे आएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। इधर ये कर रहे हैं, इनको करना इसलिए जरूरी। कल मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा एक बुगल बजाया है, पब्लिक को एक मैसेज दिया है कि ये हम यहाँ आ रहे हैं और बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हो रही है। पंचायती राज वहां से शुरू कर रहे हैं, वो वहां अपने नागौर से शुरू हुआ था। कुल मिलाकर के ये चुनाव का एक तरह का बिगुल है कांग्रेस के लिए, जो ये अपने चिंतन शिविर में करने जा रहे हैं। पार्टी को किस तरह से रिवाइव करके वापस से सत्ता में आए, क्योंकि अभी तो इनके पास 2 ही स्टेट बची हैं जो कुल बची हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये समस्याएं तो हैं योगेंद्र जी, और इनको करना जरूरी भी है। बिल्कुल ये है। तो चलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। पहले ये था कि क्या वास्तव में 13 से 15 मई तक हो रहा है, लेकिन अब पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता सुरजेवाला ने इस पर मुहर लगा दी है। मीडिया से मुखातिब होकर के उन्होंने कह दिया है कि 13 से 15 तक हम लोग चिंतन शिविर कर रहे हैं उदयपुर में। 6 कमेटियां बना दी गई हैं, यानी कि 6 एजेंडे, जो 6 प्रस्ताव आएंगे उन पर चर्चा करने के लिए। तो काफी कुछ कहा जा सकता है कि उस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि केवल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, और गंभीरता का पता इसी से लग रहा होगा। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ बात कमेटियों की है। एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर्स को इसमें मेन एजेंडे में लिया। भूपेंद्र हुडा को उसका कन्वीनर बनाया गया है। एक प्रस्ताव पास होगा तो ये देश के पूरे वर्तमान स्थिति और हालात सब पे चर्चा होगी, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा भी इसमें रखा गया है। देखिए योगेंद्र जी, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि जब भी कभी कोई चिंतन शिविर किसी पार्टी का होता है तो उस प्रदेश की अच्छी जगह पर और एक सुंदर जगह पर रखने का प्रयास ये होता है, खुशनुमा माहौल में चिंतन हो और देश के सभी वर्गों से आए लोगों, भागों से आए लोगों को उनकी सुविधा अनुसार, उनके टेस्ट के अनुसार भी उनको समायोजित किया जाए, ये प्रयास रहता है। इसलिए इसमें कोई ऐसे विचार नहीं होता, लेकिन उनको खुशनुमा माहौल में चिंतन शिविर करने में एक मानसिक लाभ होता है कि सब लोग स्वस्थ मन से अपना विचार विकट करते हैं। जहां तक मुद्दों की बात हो रही है उसमें ये बात सही है कि प्रशांत किशोर एक व्यावसायिक कंसल्टेंट हैं और राजनीति की कंसल्टेंसी करते हैं, तो अभी वो पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपना एक प्रपोजल पार्टी को प्रस्तुत किया है, 600 पेज का एक उन्होंने पीटीए वो प्रस्तुत किया है, और उसमें कांग्रेस पर मंथन कर रही है, कांग्रेस की लीडरशिप उसे विचार कर रही है। उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं जैसे पार्टी सहमत भी है, बहुतों पे ऐसा है जैसे पार्टी विचार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि अभी पार्टी उन सभी मुद्दों पर विचार करेगी जो इस
देश के विकास से संबंधित है, देश के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, देश के सामाजिक ढांचे से संबंधित है। तो इस वक्त चूंकि हम सरकार में नहीं है और चूंकि चुनाव आने वाले हैं, 2024 में चुनाव है, प्रदेशों के चुनाव गुजरात और हिमाचल में होने को है, तो पार्टी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर बात करेगी, चिंता करेगी। तो ये चिंतन शिविर में ओवरऑल सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन पर पार्टी के फोकस की जरूरत है। तो मेरा मानना यह है कि आला कमान ने ये एक निर्णय, उचित निर्णय किया है और राजस्थान में आकर के और इन सभी मुद्दों पर, जिन मुद्दों से राजनीति प्रभावित, जिन से विकास प्रभावित होता है, उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करके इन विभिन्न सेशंस में उनकी चर्चा की जाएगी और प्रस्ताव पास कर पार्टी उनकी रणनीति पर अपना काम करेगी। तो ये एक राजनीतिक प्रक्रिया और हर राजनीतिक पार्टी ये काम करती है। तो प्रदीप जी दो तरह की बातें होती हैं। एक तो अपने एजेंडे पर, जब अपोजिशन में होते हैं तो एजेंडा होता है किसी भी पार्टी का कि यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि अब मेन जो फोकस होगा वो भाजपा के खिलाफ होगा, यहाँ पे क्या दूसरी पार्टियों से अलायंस करना चाहिए या फिर हमें किन मुद्दों को फोकस करना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनहित की हैं। हालांकि आप कहेंगे कि हम पॉलिटिकल प्रस्ताव लेके आएंगे, वो भी जनता का ही होगा। इकोनॉमिक उसमें अगर एजेंडा रखेंगे तो वो भी जनता का ही होगा। सोशल सेक्टर को लेने की कोशिश करेंगे, एम्पावरमेंट को लेंगे, जलवायु परिवर्तन को लेंगे, तो तमाम जो एजेंडे वो जनता से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन बात यहाँ महंगाई और बेरोजगारी की भी आती है, क्या इस पे कोई फोकस हो पाएगा? योगेश जी, दुर्भाग्य की बात यही है कि सन 2014 से पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी वे मुद्दे विलुप्त हो गए हैं, उन पर पार्टी बात नहीं कर रही है। पार्टी उनकी बात करते सरकार में आई है और उसके बाद प्राथमिकताएं बदलते हुए लोगों को भ्रम और धोखे की स्थिति रख रही है। तो कांग्रेस की मुख्य धारा में जो चर्चा होनी है वही होनी है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार इस व्यवस्था में आई है, उन मुद्दों की प्राथमिकता को स्टैब्लिश करने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि देश की सबसे मुख्य जो समस्याएं हैं वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चीजें जो अपन बात कर रहे हैं ये हो रही हैं, लेकिन इन चीजों पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो सवाल ये कि देश की मुख्य धारा में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार में आई है, उन मुद्दों को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए ताकि देश की इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति अपनाए, किस तरह की चर्चा करे और किस तरह की प्राथमिकता तय करे, ये इस चिंतन शिविर में मुख्य बिंदु होंगे। जी बिल्कुल, आक्रामक तेवर देखे जा सकते हैं चिंतन शिविर के बाद में। एक राष्ट्रीय एजेंडे के तहत कांग्रेस फ्रंट में आ सकती है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इंटरनल मामला है, बात सही है कि चिंतन इंटरनल है, लेकिन उसका एक्सटर्नल पोजीशन जो है वो है कि केंद्र को कैसे घेरा जा सकता है, किन मुद्दों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेल्योर अगर कहीं है तो वो कैसे हम जनता के बीच लेकर के जाएं। किसी भी पार्टी के चिंतन शिविर से अगर आप भी कुछ चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से एजेंडा आपका भी दूसरी पार्टियां होंगी। अगर कांग्रेस कहीं पावर में तो कांग्रेस, दूसरी पार्टियां हैं तो दूसरी पार्टियां, ये होता ही है। ये कहीं कोई आप अगर करते हैं तो गुनाह नहीं करते हैं, कांग्रेस करती है तो कोई गुनाह नहीं करती है। तो आने वाले दिनों में आप जो कह रहे हैं कि इंटरनल मामला है वो आउटर में भी दिखाई देगा। देखो योगेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ चिंतन किस चीज का होता है कि अध्यक्ष किसको बनाना, मम्मी को बनाना है, बेटे को बनाना है, बहन को बनाना है। उस पर चिंतन होगा कि भाई इन तीनों में से किसको अध्यक्ष बनाना, क्योंकि अध्यक्ष इन तीनों के अलावा चौथा तो बन नहीं सकता। तो इनका चिंतन इस चीज का होगा कि भाई किनको इन तीनों में से किसको अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, परमानेंट अध्यक्ष है नहीं। इनका चिंतन उस चीज पे होगा। अगर इनको वास्तव में हिंदुस्तान की चिंता है या हिंदुस्तान के तो बेरोजगारी मुद्दे पे, अब बेरोजगारी मुद्दे पे राजस्थान में आए थे, बेरोजगारी मुद्दे पे इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी। ये मानते कि साहब हमारे लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। अरे तो भाई वो उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला? इन्होंने तो हिंदुत्ववादी भी बातों पे करके चले गए थे। जब अगर इनको देश की चिंता है, महंगाई के मुद्दे पे चिंता है या बेरोजगारी पे चिंता है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई दर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान के अंदर को, उस पर क्यों नहीं चिंतन करते हैं? तो और 2014 से मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम करने की वजह से 2019 में वापस मोदी जी आए। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है, बड़े बड़े नेता इंडिया हिंदुस्तान में आके मिल रहे हैं उनसे। आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आता है, वो गले मिलता है, प्रसन्नता होती है, वो बढ़ाई करके जाता है। कभी हुआ है क्या आज तक कि इतने बड़े बड़े लोग जो है दूसरे कंट्री के, वो हिंदुस्तान में आते हैं और मोदी जी की तारीफ करके जाते हैं? आज हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस के पास इस तरह का कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस के पास मुद्दा है एक तो G23, इनका जो ग्रुप 23 है वो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज उस समस्या से निपटना है, इनके अध्यक्षों से निपटना है कि किसको अध्यक्ष बनाना है। तो मैं नहीं समझता कि ये हिंदुस्तान का कोई भला करने वाला हूँ।
ये नहीं है, ये हमारा आंतरिक मामला है। बता रहा हूँ चतुर्वेदी जी, ये हकीकत है, आप इस पे घबराए मत, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है साहब। G20 भी आपका ही है, कपिल सिब्बल जी आपका ही है, गुलाम नबी आजाद जी आपका ही है, या शशि तरूर आपका ही है, तो भाई ये तो आपके है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। करिए चिंतन, चिंतन करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप इन लोगों के बारे में चिंतन करिए तो करिए। आपको अध्यक्ष बनाने के लिए चिंता करिए कि प्रियंका को बनाना है, राहुल को बनाना है, सोनिया जी को बनाना है, क्योंकि तीन के अलावा हो नहीं सकता। हम किसी को तीन के अलावा हो नहीं सकता ना आपका। चलिए एक बार डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं एक बार यश गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा, यश गोयल साहब के पास में सब आपके पास आना चाहूंगा। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी पार्टी का एजेंडा होता है, उसमें भूमिका दो ही तरह की होती है कि हमें आने वाले दिनों में, जैसे आपने संकेत भी दिए कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां कैसे हम अचीव कर सकते हैं, जनता का भरोसा कैसे जीत सकते हैं। और ये तो एक भरोसे की बात हुई, लेकिन भरोसा कब जीतेंगे, जब सामने काउंटर करेंगे किसी को। काउंटर होता है कि आप जिस पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं, यानी कि इस समय आपका मुख्य एजेंडा बीजेपी से लड़ने का है, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिन राज्य, दिल्ली, जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाला होगा उन राज्यों की बात हो, तो निश्चित रूप से जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला बाहरी मामला भी बन जाता है, क्योंकि अंतोगत्वा आपको जो फाइट करनी है वो बीजेपी के साथ करनी है, तो वो भी कोई रूपरेखा होगी इसमें सर? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष 3-4 लोगों में से बनेगा, ऐसा भी मैं नहीं मानता। पक्की बात है, जो अखबार में अभी इन दिनों आया है, पढ़ने में आया है, वो है कि उनका कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है कि किस तरह से इस समस्या से दूर हुआ जाए, या इस समस्या को किस तरह से फर्दर पुटअप किया जाए। तो जरूरी नहीं है कि ये 3 नाम है उन्हीं में से कोई बने, ऐसा भी नहीं है। पहली चीज ये है कि जो चिंतन शिविर अगर है पार्टी का, अपना अंदरूनी नहीं है, वो उनकी पार्टी के लिए राष्ट्र हित में मुद्दे डिसाइड करना है। अभी जो सबसे बड़े मुद्दे चल रहे हैं इलेक्शन में, जो अभी एकदम ट्विस्ट आया है पिछले 1-2 महीनों में, वो हिंदुत्ववाद और जो धार्मिक, जो जिस तरह से समाज में हेट क्रिएट हुआ है, वो उसको लेकर के समस्याएं हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, करौली हो, अलवर हो, राजगढ़ हो, या दिल्ली हो, चाहे यूपी हो। ये जो समस्याएं नहीं खड़ी हुई हैं, ये क्यों खड़ी हुई हैं, इस पे भी चिंतन होगा। ऐसा नहीं है कि मुद्दे, करंट मुद्दे नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी, ये तो है ही। और कोरोना के साथ के बाद में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। अब ये तो पॉलिटिकल मजाक बनाया जा सकता है कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, वो अलग बात है, पार्टी का इंटरनल मैटर है। देश किसको लाइक करता है या नहीं करता है, वो अलग बात है। और हर इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, उनके जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा है कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए और विपक्ष अच्छा होना चाहिए। जब ये सारी चीजें हैं, तो चिंतन तो करना जरूरी है। मैं कहता हूँ एक बार क्यों करते हैं, 10 बार करें ना, और करना चाहिए, मजबूती तो लानी चाहिए ना। जो आपस में अब आपने जो कमेटियां बताई हैं, जो आज रिलीज हुआ है, उसमें सिर्फ सचिन पायलट एक उसमें है, इकोनॉमी वाले में, बाकी कोई नहीं है। क्या हमारे यहाँ नेता नहीं है? जबकि हमारे नेता जो है गुजरात में लगे हुए थे, पंजाब में लगे हुए थे, उधर अपना उदयपुर, देहरादून में लगे हुए थे, सब जगह लगे हुए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। गुल साहब, एक सवाल और होगा मेरा यहाँ पे आपसे कि 2013 में राजस्थान में 18 से 20 जनवरी तक चिंतन शिविर चला था कांग्रेस का, जिसमें राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहाँ पे उस समय भी उम्मीदें थी, हमने सबने कवर भी किया, चश्मदीद हैं उस वक्त के। ये शिविर उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। क्यों सवाल मेरा इस वजह से है कि उस वक्त काफी राज्यों में गवर्नमेंट में थी कांग्रेस और यूनियन गवर्नमेंट थी, क्योंकि फाइटिंग में जाना था 2014 में, उसके बाद भी 1.5 साल का वक्त मिला था। अभी कांग्रेस आत्मचिंतन में है, उस समय तो चिंतन था, लेकिन आत्मचिंतन इस बात का कि हम 2 राज्यों में इंडिपेंडेंटली हमारी गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, कुछ जगह पे हम गठबंधन के साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ अलग दिशा में बात हो सकती है, गंभीरता अलग होगी शिविर की। बिल्कुल होगी। उस वक्त जो मुद्दे थे, वो जो आज मुद्दे हैं, वो तो उस वक्त थे ही नहीं। जी, सारा जो धर्म से, जाति से लेकर के जो हो रहा है, और अभी जो इलेक्शन यूपी में हुए और 5 राज्यों में हुए, उनका जो इम्पैक्ट आया है, तो आने वाले उसके बीच में जो है ना, बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दे बनने वाले हैं, जम्मू कश्मीर बनेगा,
और अभी जो ये मैंने आपको घटनाएं बताई, इनको लेकर के एक तरह से जो जातिगत और धार्मिक जो जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और जो भागवत साहब ने कहा कि 2015 साल के अंदर जो है हम अखंड भारत बना लेंगे, 2025 तक जो है भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे नए हैं तो पार्टी को सोचने और करने हैं। कौन सोचेगा पहले, और जो आप बता रहे हैं 9 साल बाद जो हो रहा है उसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। तब इतना बड़ा क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था, उसके बाद बहुत बड़ा 2014 के बाद बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है। परिस्थितियां और एजेंडे दोनों ही बदल गए हैं उस वक्त में, बिल्कुल बदल गए। ये तो जब मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे तभी पता चलेगा कि वो किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, पर ये मुद्दे बहुत जरूरी होंगे। सभी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र भी बोल रहा है, राजस्थान भी बोल रहा है, दिल्ली भी बोल रहे हैं, यूपी भी बोल रहा है, हिमाचल भी बोल रहा है, सब जगह बोल रहा है। तो नया क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं, देखिए 2 तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म इश्यूज जो होते हैं उनको कैसे हम रख सकते हैं, वो कहलाते हैं कि किसी भी पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से वो एक लॉन्ग टर्म हम सरकार में यदि आते हैं, जनता के बीच अगर इस एजेंडे को लेके जाएंगे, अपनी आइडियोलॉजी को अगर हम फोकस करेंगे तो क्या कुछ कहना है। एक होता है शॉर्ट टर्म कि तत्कालीन ये मुद्दे जो है शॉर्ट टर्म जरूर नजर आते हैं। अब जैसे बुलडोजर का रोल है, बिल्कुल कभी किसी ने सोचा था पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। आज जो पॉलिटिकल मुद्दे तैर रहे हैं, बुलडोजर हो या हनुमान चालीसा की बात हो या फिर अजान के लिए माइक बंद कराने की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर या जो है त्योहारों पे परमिशन लेने की बात है कि त्योहार पे हर चीज की परमिशन ली जाएगी। ये सारे मुद्दे हैं, इंस्टेंट जरूर हैं, अभी क्रिएट हुए हैं कुछ टाइम में, पर इनका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। प्लानिंग तो करनी पड़ेगी आपको हर चीज की, और पार्टी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, तो ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दे के साथ साथ कई अहमियत भरे वहां पे सवाल भी खड़े हो सकते हैं, उनके निस्तारण की बात भी की जाएगी। कुछ चाहे बेशक कुछ ही लोगों के अंदर बैठ करके चर्चा हो, वो चर्चा इस बात की भी हो सकती है कि किस तरह के मुद्दे देश में आने वाले दिन में और आ सकते हैं, उन्हें काउंटर कैसे किया जाएगा। क्योंकि रोज आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं जुड़ सकते, दूसरे मैटर्स के जरिए नहीं जुड़ सकते। एक ऐसा चिंतन होगा जिसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के निखार की रूपरेखा तय होगी जी। 9 साल पहले जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जनवरी 2013 में जयपुर की दरगाह पर ही जो चिंतन हुआ था, उसके और अब की परिस्थितियों में और एजेंडे में बहुत सारा बदलाव है, जिसकी दिशा अब तय होनी है कि क्या कुछ रहेगा। क्या जो जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी घिरती आ रही है कांग्रेस को, उनका जवाब भी मिल पाएगा, या फिर ये कहेंगे कि मुद्दा कोई भी उठा सकता है लेकिन हमें इस ट्रैक को पकड़ना है। पीके की किस तरह की रूपरेखा सामने निकल करके आएगी, पॉलिटिकल बयानबाजी कैसी होगी, क्या कोई गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उदयपुर के इस चिंतन शिविर पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, जिनका जवाब मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।